नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैंने डीसी जनरेटर का 2 लेक्चर लिया हूँ। तो आज मैं थर्ड लेक्चर जो है क्लास 3 डीसी जनरेटर का, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको आज मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं लिए देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, बिल्डिंग अप वोल्टेज ऑफ डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, मतलब डीसी शंट जनरेटर में आपका वोल्टेज कैसे बिल्डअप होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या करें पढ़ेंगे हम लोग। तो एक्सप्लेन द कंडीशन एंड मेथड ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ वोल्टेज इन डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, मेथड क्या क्या है, वोल्टेज बिल्डअप होने का मेथड क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या है, ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रिएटिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल ऑफ डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर का जो पोल होता है तो उसके पोल में हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका क्या क्या मेथड है वो जानते हैं हम लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिटरमाइन द मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अब डीसी शंट जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, इसको देखेंगे। तो ये 3 बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डीसी शंट जनरेटर से वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है ये ध्यान रखना। मतलब कि तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो मुख्य रूप से किस में होता है। तो मुख्य रूप से हम लोगों का सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में होता है। ठीक है, किस में होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमारा होता है। ओके, एक मिनट, किस में होता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हमारा क्या आता है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, तो सेल्फ एक्साइटेड जो होता है वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन होता है, तो एक हम लोग पढ़ेंगे डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर शंट होता है, और दूसरा जो होता है हम लोगों का डीसी सीरीज जनरेटर होता है। ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर होता है। ठीक है, मतलब याद रखना है कि सेपरेटली एक्साइटेड में ना वोल्टेज बिल्डअप का कोई ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मतलब कोई समस्या ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें जो फील्ड होता है ना, क्योंकि उसमें जो फील्ड होता है, फील्ड को हम लोग बाहर से सप्लाई देते हैं, फील्ड को हम लोग बाहर से सप्लाई देते हैं ना, इसीलिए सेपरेटली में कोई जरूरत नहीं होता। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में हम लोग को वोल्टेज बिल्डअप का जरूरत होता है। तो वोल्टेज सेपरेटली में क्या होता है, डीसी शंट जनरेटर और डीसी सीरीज जनरेटर है। ठीक है, अब देखिए कि वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस होता है क्या, एक बार हम समझा देंगे, उसके बाद आपको ढेर सारा नोट्स दिए हुए हैं, आप ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले आप एक बार समझ लीजिए कि वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस हमारा आप देखेंगे, तो सबसे पहला हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, मतलब कि क्या होता है ना कि जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जो डीसी जनरेटर होता है, ठीक है, डीसी जनरेटर होता है, उसके जो पोल्स होते हैं ना, पोल्स में थोड़ा सा जो होता है वो मैग्नेटिज्म जो होता है वो बचा होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या बचा होता है, तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ रहता है, मतलब पोल में ना थोड़ा सा उसमें मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिज्म का गुण है वो हमारा बचा हुआ रहता है। तो इसी जो थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, मैग्नेटिज्म मतलब जो मैग्नेटिक का गुण हुआ वो बचा हुआ रहता है। ठीक, अब क्या कैसे होगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से बचा हुआ, तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप आर्मेचर को घुमाएंगे। ठीक है, आर्मेचर को आप जैसे ही घुमाए, मतलब रोटर को आपने घुमाया, ठीक है, आपने रोटर को घुमाया किससे, तो प्राइम मूवर से हम लोग प्राइम मूवर से घुमाएंगे, इंजन मोटर का जो प्राइम मूवर होता है उससे हम लोग घुमाएंगे। तो क्या होगा, तो ये जो रेसिडुअल फ्लक्स होगा, रेसिडुअल फ्लक्स होता है, जो बचा हुआ फ्लक्स होता है वो आर्मेचर कंडक्टर को काटता है। ठीक है, किसको काटेगा, तो आर्मेचर कंडक्टर होता है, आर्मेचर कंडक्टर को काटता है, किसके अनुसार, तो फैराडेज लॉ के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार काटेगा, तो फैराडेज लॉ के अनुसार, फैराडेज लॉ के अनुसार जो रेसिडुअल फ्लक्स होता है ये आर्मेचर का जो कंडक्टर होता है उसको कट किया। तो जैसे ही आर्मेचर कंडक्टर को कट किया फ्लक्स, तब क्या होगा, उसमें उसमें थोड़ा सा ईएमएफ जो होता है वो पैदा होगा। क्या पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा, फ्लक्स से ईएमएफ क्रिएट हुआ, फ्लक्स हुआ, फिर ईएमएफ क्रिएट हुआ। अब यही जो ईएमएफ क्रिएट होता है, ईएमएफ पैदा होता है, उसी से ये वोल्टेज, बहुत थोड़ा सा वोल्टेज जो होता है वो बिल्डअप होता है। ठीक है, वोल्टेज इसमें आता है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा ईएमएफ मतलब यही ईएमएफ को ही ना वोल्टेज बोले, तो यही हमारा ईएमएफ पैदा हुआ, मतलब थोड़ा सा वोल्टेज जो हो गया वो आया। अब क्या हुआ कि इसमें
इस ईएमएफ के कारण ये जो ईएमएफ होता है फील्ड वाइंडिंग में, मतलब ये जो ईएमएफ होता है वो हमारा फील्ड वाइंडिंग जो लगा हुआ रहता है ना, फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग में क्या करता है, तो फील्ड वाइंडिंग में ये करंट को भेजेगा। किसको भेजेगा, तो फील्ड वाइंडिंग में ये करंट को भेजेगा। ठीक है, क्यों करंट को भेजता है, क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर से जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसीलिए अब ईएमएफ क्रिएट हुआ तो ये आर्मेचर को घुमाए। ठीक है, आर्मेचर को घुमाए तब ना यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हुआ, ईएमएफ क्रिएट हुआ। अब ये ईएमएफ जो होता है वो हमारा फील्ड वाइंडिंग को करंट भेजता है। क्यों, क्योंकि इससे जो जुड़ा हुआ रहता है फील्ड, तब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर से जुड़ा हुआ रहता है, तो इससे क्या होगा, फील्ड करंट बहना जो होगा, आईएफ, ये जो बहना होगा वो शुरू होगा। ठीक, अब ये शुरू हुआ तब क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ा, तो जैसे ही फील्ड करंट बढ़ा तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड होता है ना वो मजबूत हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इससे बहुत मजबूत, मतलब स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, मजबूत हो गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो गया, ये मजबूत हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया। अब क्या हुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला आप याद कीजिए। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन होता है। ठीक, फाई क्या हो गया, फ्लक्स, एन हो गया स्पीड, मतलब यहाँ पे याद रखना है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या देखें, फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा है ना, यहाँ पे देखें ना हम लोग, फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ जो होगा वो बढ़ेगा, अब ईएमएफ जो होगा और बढ़ता जाएगा, है ना, यहाँ पे देख रहे हैं फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो ईएमएफ जो बढ़ रहा है तो और ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक आईएफ बढ़ा, आईएफ से फिर फ्लक्स बढ़ा, फिर ये ईएमएफ बढ़ा, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो ईएमएफ होता है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो यही साइकिल जो होता है वो हमारा बढ़ता जाता है। मतलब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग फिर से एक बार अगर समझे तो हम लोग क्या समझेंगे कि देखिए, रेसिडुअल फ्लक्स हुआ हमारे पास, रेसिडुअल फ्लक्स से हमारा छोटा सा ईएमएफ जो होता है वो क्रिएट हुआ, इससे क्या हुआ, फील्ड करंट जो है वो बढ़ा। ठीक है, फील्ड करंट आया, इससे क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा। ठीक है, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स से फिर से ईएमएफ बढ़ा। ठीक है, फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन होता है, तो एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए फाई बढ़ा तो ई बढ़ेगा, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो ये अब रिपीट होते रहेगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगी, कब तक बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि यहाँ पे सैचुरेशन ना आ जाए। क्या नहीं आ जाए, मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक सैचुरेशन, मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है। तो इसके बाद जो अगर सैचुरेशन आ गया, इसके बाद फ्लक्स जो हो गया वो नहीं बढ़ेगा और वोल्टेज भी हमारा फिक्स्ड होगा। मैग्नेटिक सैचुरेशन का मतलब होता है ना, जैसे कि आप क्या समझोगे ना, जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि आपके पास ना वो स्पंज है। ठीक है, आपके पास स्पंज है, क्या है, आपके पास स्पंज है और आप उसको पानी में इसको भिगा रहे हो। ठीक है, पानी में भिगा रहे, तो स्पंज देखते हैं उसमें बहुत सारे छिद्र होता है, छोटे छोटे, तो जितना छिद्र होता है उसी से वो क्या होता है, पूरा वो फील कर लेता है ना, वो तो वो पूरा फील कर लेगा, तो एक समय ऐसा आता है ना कि स्पंज जो होता है वो पानी सोखना बंद हो जाता है, मतलब वो सैचुरेट कर गया, तो वही वहाँ हमारा मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है। ठीक, तो मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाता है तो फ्लक्स वो बढ़ेगा ही नहीं, मतलब फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब ईएमएफ जो होता है वो हमारा ये हो जाता है, मतलब स्थिर हो जाता है, तो यही हमारा फाइनली जनरेटेड वोल्टेज होता है। ठीक, ये हमारा हुआ कि वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है, इसके बारे में आज हम समझे हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे कि बिल्डअप कब कब फेल होगा, तो पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे ये सब हम लोग देखें, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो देख लीजिए, इसमें डीसी शंट जनरेटर में वोल्टेज कैसे बिल्डअप होती है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैसे बनाया जाता है और मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, अब ये तीन चीज़ को हम लोग मेनली रूप से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें डीसी शंट जनरेटर क्या है, डीसी शंट जनरेटर वह जनरेटर है जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ समांतर जोड़ा जाता है ना, ये जैसे ये फील्ड वाइंडिंग हुआ, ये आर्मेचर हुआ, इसको आप फील्ड वाइंडिंग, इसको आप ये जोड़ेंगे। ठीक है, आप समांतर में जोड़े, यहाँ पे ये लोड हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हुआ, ये हमारा क्या होता है, ये आर्मेचर वाइंडिंग होता है। ठीक, तो दोनों को पैरेलल में जोड़े ना, तो ये इसी को बोलेंगे हम लोग डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई इसी जनरेटर से हम लोगों को मिल रही है सप्लाई। ठीक, तो वही है, इसी कारण इसको सेल्फ एक्साइटेड कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप का कैसे हुआ, तो जब जनरेटर को घुमाया जाता है तो उसका आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे बढ़कर अपने पूरे मान तक पहुंच जाते हैं, इसी प्रक्रिया को फिर वोल्टेज बिल्डअप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होने की क्या क्या कंडीशन है, शर्त है, उसको देखते हैं। तो पहला शर्त है हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म।
इसको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को जानने से पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि वहाँ पे हम लोग देखिए वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है, ये हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखे थे जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ वो फेल कब कब होगा, ठीक है। वोल्टेज बिल्डअप हमारा फेल कब होगा? तो पहला, जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तब, ठीक है। जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारा नहीं होगा, मैग्नेटिज्म अगर नहीं होगा तब हमारा फेल हो जाएगा। दूसरा, जो भी आप फील्ड वाइंडिंग लगाए हैं, जो भी आप फील्ड वाइंडिंग लगाए हो वो अगर उल्टा जुट गया, ठीक है। कैसा जुट गया? अगर उल्टा जुड़ा हुआ है तब वो आपका फेल हो जाएगा, बिल्डअप होना, वोल्टेज बिल्डअप होना, ठीक है। उसके बाद तीसरा, अब क्या देख सकते हो और क्या देख सकते हो, तो स्पीड अगर कम है आपका, ठीक है, स्पीड अगर आपका कम है तब, स्पीड कम है, कहाँ से कम है? तो क्रिटिकल स्पीड से कम है, क्रिटिकल स्पीड से अगर कम है, क्रिटिकल स्पीड से अगर कम होता है तब हमारा वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाता है, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या होता है? अगर फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फील्ड रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कितना? तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर, ठीक है। ये सब अभी आगे आपको समझाएंगे ये सब क्या है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर ऊपर हो गया, याद रखना, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अगर ऊपर हो गया तो हमारा वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि करंट हमारा कम हो जाएगा तो वोल्टेज उसको सफिशिएंट मिलेगा नहीं, तो बिल्डअप नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, लेकिन और स्पीड कम हो गया तो भी हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में क्या होता है, तो पोल कोर में थोड़ा सा जो चुंबकत्व पहले से मौजूद होना चाहिए, ठीक है, वही जो मौजूद होता है उसी को अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। यही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। शुरुआत में कितना होता है? तो 4 से 10 वोल्ट का छोटा ईएमएफ उत्पन्न करता है ना। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के द्वारा कितना वोल्टेज होगा? 4 से 10 वोल्ट होगा। अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो जनरेटर कभी भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है हमारा, फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है कम होना चाहिए, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं? तो ये वोल्टेज बिल्डअप होने का शर्त देख रहे हैं ना, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप होने का कंडीशन देख रहे हैं। तो अभी हम लोग देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमारा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लिए हैं कि कैसे कैसे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है। ये हम लोग 4 प्रोसेस यहाँ पे देख चुके हैं, 4 मेथड ना। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तब फेल हो जाएगा, अगर फिर वाइंडिंग को उल्टा जोड़ देंगे तब फेल हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा तब हो जाएगा, और फिर रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है तब हमारा फेल हो जाता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे हम देख लिए हैं, पहला क्या है, अवशिष्ट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म देख लिया, अवशिष्ट चुंबकत्व। दूसरा देख लें कि अगर फील्ड रेजिस्टेंस हमारा कम है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल से हो जाएगा तब वोल्टेज बिल्डअप होगा, है ना, वोल्टेज बिल्डअप होगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे है ना, फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, क्रिटिकल से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा होगा, तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब क्या होगा, फील्ड करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। फील्ड करंट कम हो गया तो फ्लक्स का हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमारा कम बनेगा, वो कम बनेगा तो हमारा ई प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन होता है। अगर ये कम बना तो ईएमएफ जो होता है वो बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा, हाँ, फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा जनरेटर रेटेड स्पीड पर चलना चाहिए, मतलब कि जनरेटर को निर्धारित स्पीड पर चलाना जरूरी है, ठीक है। अगर कम स्पीड होगा तो कम ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है। ईएमएफ कम हुआ, फील्ड करंट कम होगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा रोटेशन और फील्ड करंट का सही संबंध, मतलब रोटेशन और फील्ड करंट मतलब क्या कि सेम दिशा में होना चाहिए ना। जैसे फील्ड करंट की दिशा ऐसी होना चाहिए कि वह रेसिडुअल फ्लक्स को बढ़ाए, मतलब ऐसा नहीं है रेसिडुअल फ्लक्स का पोलैरिटी इधर से है और आप रोटेशन इधर से करो तो दोनों को क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो इससे जो होगा वो हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो था और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड करंट की दिशा ऐसी होना चाहिए कि वह रेसिडुअल फ्लक्स को बढ़ाए, मतलब अगर गलत दिशा में चलाओगे तो रेसिडुअल फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी किस पर निर्भर करती है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी किस पे? आर्मेचर की घुमाव की डायरेक्शन में, ठीक, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे, मतलब आर्मेचर की डायरेक्शन, आर्मेचर को किस और घुमा रहे हो उस पर हमारा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है। और दूसरा फील्ड पोल की पोलैरिटी पे, मतलब अगर दोनों का संबंध सही नहीं होगा तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वो होनी चाहिए। तो किस पे निर्भर करेगी? तो आर्मेचर की डायरेक्शन पे, रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे और फुल
फील्ड पोलैरिटी की, फील्ड पोल की पोलैरिटी पे, दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्टेज बिल्डअप होने की क्या क्या प्रक्रिया है। तब देख लीजिए, अभी हम बहुत पहले अच्छे से समझा चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिएगा। शुरुआती स्थिति में क्या हो जाएगा, जब जनरेटर घूमना शुरू करता है, घूमना शुरू किया, कितना ईएमएफ होगा उसमें, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में कितना होगा, 4 से 10 वोल्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, जो बचा हुआ अवशिष्ट चुंबकत्व होता है उसके कारण 4 से 10 वोल्ट जो होता है वो हमारा ईएमएफ जो होगा वो जनरेट करेगा। ठीक है, अब फील्ड करंट उसमें बढ़ेगा, तो ये 4 से 10 अगर वोल्ट है तो फील्ड करंट उसमें छोटा सा करंट को बहाएगा ना, 4 से 10 वोल्ट, 4 से 10 ही टाइप से ना वो करंट को, फील्ड करंट को बहाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हुआ। अब फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट में हमारा फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब कि अगर फील्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को और मजबूत करेगा। ठीक है, फ्लक्स बढ़ा, उसके बाद फिर हमारा और मजबूत हो गया, फिर ईएमएफ बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाता है। अब क्या होता है, कम्यूलेटिव एक्शन होता है, मतलब यह प्रक्रिया बार बार होती है। वोल्टेज बढ़ेगा, फील्ड करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, फिर वोल्टेज बढ़ा, फिर फील्ड करंट बढ़ा, फिर फ्लक्स बढ़ा, फिर फील्ड करंट, ऐसे करके, तो ये कम्यूलेटिव एक्शन होते रहता है, तो बार बार ये होते रहता है। तो एक समय कैसा आ जाएगा, जब सैचुरेशन पे चला गया ना, तो जब कोर्स सैचुरेशन में पहुंच जाता है, अब करंट बढ़ाने पर भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब जितना बढ़ा दीजिएगा तो नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी स्पंज का हम उदाहरण दिए थे, तो यहीं पर जो है जनरेटर पूरा रेटेड वोल्टेज जो होता है वो बना लिया, तो यही जो रेटेड वोल्टेज जो बनाया ना, उसी को हम लोग रेटेड वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो पूरी प्रक्रिया में बस कुछ ही सेकेंड में ये रेटेड वोल्टेज तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट है हमारा, देख लिए कि वोल्टेज बिल्डअप कैसे हुआ। अगर वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहा है तो क्या कारण है और समाधान है, ये देखेंगे आप। ठीक है, तो पहला क्या है, आपका फील्ड या जो आर्मेचर सर्किट है ये ओपन है। आपका क्या बोल रहे हैं कि अगर वोल्टेज बिल्डअप आपका नहीं हो पा रहा है तब क्या कारण हो सकता है, तो पहला क्या हो सकता है, जो आपका फील्ड और आर्मेचर सर्किट है ये ओपन है। ठीक है, ये फील्ड सर्किट हुआ, ये आर्मेचर सर्किट हुआ, इसी कहीं पे भी अगर ये ब्रेक हो गया, ठीक है, अगर सपोज कीजिए यहीं पे ब्रेक हो गया, ठीक, तो यहाँ पे ये वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक, तो कैसे हो सकता है, तो तार टूटा हो सकता है, लूज कनेक्शन हो सकता है, ये फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो करंट हमारा कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसका रेमेडीज़ क्या है, तो ओपन सर्किट को ढूंढ कर हम लोग ठीक करेंगे, फील्ड रेगुलेटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो सकता है दूसरा कंडीशन कि लूज ब्रश कनेक्शन अगर हमारे पास लूज हो गया तब देखिए, अगर ब्रश जो उसमें यूज़ कर रहे हैं वो लूज़ कनेक्शन, मतलब ब्रश ठीक से कनेक्ट नहीं कर रहा है, गंदगी है उसमें, घिसाव है उसमें, तो जिसके कारण वो करंट का कलेक्शन अच्छा से नहीं करेगा। ब्रश क्या करता है, करंट का कलेक्शन करता है ना, तो ये अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसमें रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं, उसमें क्या, तो ब्रश को साफ़ करेंगे, ज़्यादा घिस गया है ब्रश तो उसको बदलेंगे और ब्रश का टेंशन जो होता है वो ठीक करेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो सकता है गंदा या जला हुआ कम्यूटेटर अगर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर कम्यूटेटर हमारा जला हुआ है या गंदा हुआ है तो उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्पार्किंग हम लोगों को मिलेगा, मतलब चिंगारी ज़्यादा उठेगा, ओवरलोड का कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो इसका रेमेडीज़ में क्या होगा, तो कम्यूटेटर को हम लोग साफ़ करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो उसको टर्निंग करेंगे, है ना। ओके, टर्निंग करेंगे मतलब क्या हो जाएगा कि जो सपोज कीजिए आपका जो कम्यूटेटर ना, इसका आउटर सरफेस जो होता है वो हमारा ये जला हुआ है ना, तब क्या होगा, आउटर सरफेस को ना लेथ मशीन पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे हम लोग इसको, लेथ मशीन होता है उस पर रखेंगे और हल्का सा उसको काट कर स्मूथ करेंगे। ठीक है, स्मूथ और गोल बनाएंगे, उसी को हम लोग टर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट इन फील्ड और आर्मेचर, अगर आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट हो गया या फील्ड में, तब हम लोगों का वोल्टेज बिल्डअप नहीं हुआ। पहले देखे थे सबसे पहला में अगर ओपन सर्किट था तब, अब देखेंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब। तो इसका क्या कारण हो सकता है, अगर ज़्यादा करंट बहने लग गया तब शॉर्ट सर्किट होगा, अधिक गर्म हो गया तब शॉर्ट सर्किट होगा। तब इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे और फॉल्ट ढूंढ कर हम लोग निकालेंगे और उसको ठीक करेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये हम लोग देख लिए कि हमारा वोल्टेज बिल्डअप नहीं होने का क्या क्या कारण था। ठीक है, अब है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, थोड़ी देर के लिए डीसी सप्लाई देकर फील्ड वाइंडिंग को मैग्नेटाइज किया जाता है, इसे ही फील्ड फ्लैशिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फील्ड फ्लैशिंग क्या होता है। ठीक है, फील्ड फ्लैशिंग पूछेगा, फील्ड फ्लैशिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा फील्ड फ्लैशिंग का मतलब हुआ, फील्ड फ्लैशिंग मतलब क्या हुआ ना कि जैसे आपका, हम अभी जैसे बोल रहे हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होनी चाहिए, अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, तब वो मशीन खराब हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आर्मेचर में डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, मतलब फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो है उसमें हम लोग डीसी सप्लाई देंगे और इसको मैग्नेटाइज करेंगे। तो मैग्नेटाइज करेंगे तो इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग फील्ड फ्लैशिंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना।
तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम पहले बताए थे कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कम होना चाहिए, फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल से कम होना चाहिए, जनरेटेड रेटेड स्पीड पर चलना चाहिए, फील्ड करंट की दिशा सही होना चाहिए, तो वोल्टेज बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये हमारा था टोटल वोल्टेज बिल्डअप का। अब देखिए फिगर 1 में क्या क्या है, इसमें आर्मेचर है, फील्ड है, यहाँ पे कट आउट एंडिंग पोजिशन है, कटिंग स्टार्टिंग पोजिशन, ये स्टार्टिंग पोजिशन, ये एंडिंग पोजिशन है, ये वोल्ट मीटर हो गया, और ये हमारा अमीटर है, डीसी अमीटर, डीसी वोल्ट मीटर हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम किसके लिए है, तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए है। ठीक है, तो देखिएगा आप इसमें, पहले इसमें आप सर्किट डायग्राम को एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है ना, ये क्या है, अमीटर हो गया, ठीक है, आर्मेचर हो गया, ये सॉरी ये वोल्ट मीटर हो गया, ये अमीटर हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये फील्ड हो गया, ये RH रियोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा देखिएगा, ठीक है, लोड टर्मिनल था ना। देखिए यहाँ पे ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग, हम लोग E1 E2 को फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर को देख लिए, रियोस्टेट को देख लिए। रियोस्टेट क्या करता है, फील्ड करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, फील्ड करंट को ये कंट्रोल करता है रियोस्टेट। ठीक है, वोल्ट मीटर आउटपुट वोल्टेज मापने के लिए, अमीटर करंट को मेजर करने के लिए, और प्लस एल माइनस जो है वो लोड टर्मिनल के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या प्रक्रिया है इसमें, वर्किंग देखिएगा, तो ये तो देख ही लिए हैं, फिर से देख लीजिए। जब जनरेटर घूमेगा, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण थोड़ा सा EMF उत्पन्न होगा, EMF के कारण करंट फ्लो होगा, फ्लक्स बढ़ेगा और बढ़ा देता है, EMF बढ़ गया, प्रक्रिया बार बार हुई, सैचुरेशन पहुंच गया, वोल्टेज स्थिर हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए फील्ड फ्लैशिंग भी यही हो जाएगा हमारा। फील्ड फ्लैशिंग देखिए यहाँ पे है ना, फील्ड को, यहाँ पे फील्ड है, फील्ड को हमारा बैटरी से देके इसको हम लोग थोड़ा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दे देते हैं, इसी को फील्ड फ्लैशिंग कहते हैं ना। जब जनरेटर डीसी जनरेटर को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, तब फील्ड वाइंडिंग से में बाहरी डीसी सप्लाई देकर दोबारा चुंबकत्व पैदा किया जाता है, इसी को फील्ड फ्लैशिंग कहते हैं। ठीक है, फील्ड को दोबारा मैग्नेटाइजेशन करने की प्रक्रिया को फील्ड ऑफ फ्लैशिंग कहते हैं। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको, फील्ड फ्लैशिंग का, तो जो अवशिष्ट चुंबक हो गया वो खत्म होने के कारण। ठीक है, तब ये खत्म कैसे होगा, तो जनरेटर का बहुत समय से बंद पड़ा हो तब खत्म हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट सर्किट हो जाए तब हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिए तब वहाँ पर हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा अगर गर्म कर दिए तब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। तो इस स्थिति में जो अगर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो गया तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता है, इसलिए फ्लैशिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेनी होती है, शायद सावधानी क्या क्या होती है। तब क्या क्या होता है, बैटरी का जो होता है ना पोलैरिटी को होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अगर गलत पोलैरिटी होगा तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उल्टा पड़ जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा ना, गलत पोलैरिटी से वो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से, तब क्या होगा, हमारा ये वोल्टेज बिल्डअप जो का हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है बहुत देर तक बैटरी को ना जोड़े, है ना, अगर बहुत देर तक बैटरी को जोड़ने मतलब थोड़ी देर के लिए जोड़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय में वो क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग हमारा जल सकता है ना, फील्ड वाइंडिंग ही जल सकेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है, जनरेटर घूम रहा है, उसी समय आप डीसी जनरेटर देके फ्लैशिंग कर देंगे तो हमारा ये ख़राब हो जाएगा जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, मतलब तो फ्लैशिंग ना करें। ठीक, अब हमारा आता है मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अब हम लोग डीसी शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, किसके बीच में देखेंगे, फील्ड करंट के बीच में और जनरेटेड वोल्टेज के बीच में देखते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग OCC कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। OCC मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। OCC का मतलब हो गया ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, CTERISTIC। ठीक है, ये ओपन से OCC कैरेक्टरिस्टिक इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब यह ग्राफ क्या दिखाएगा, तो ये ग्राफ जो होता है देखिए जनरेटेड वोल्टेज और हमारा फील्ड करंट के बीच में दिखाता है ना, ये क्या दिखाता है, तो EG के बारे में दिखाता है, मतलब E0 के बारे में बताएगा, जनरेटेड वोल्टेज या EG के बारे में दिखाएगा, और हमारा IF फील्ड करंट के बारे में दिखाएगा। ये ध्यान रखना, मतलब E0 क्यों, क्योंकि जनरेटर जो होगा ना, ये कैरेक्टरिस्टिक कब होगा, जब जनरेटर हमारा नो लोड की कंडीशन में, किसके केस में है, जब कोई लोडिंग आप नहीं दी हो, नो लोड की कंडीशन में है, तब यहाँ नो लोड की कंडीशन में तब क्या है, तो स्पीड हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तब क्या होगा, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो फील्ड करंट को रखेंगे, और वाई एक्सिस में क्या रखेंगे, तो जनरेटेड EMF को E0 को रखेंगे। ठीक है, याद रखना है, इसमें जो देखिएगा, इसमें जो होता है वो कर्व जो होता है ना, वो सीधी लाइन नहीं हो है, सीधी लाइन आपको दिख रही है क्या,
ऐसे दिख रही है, क्या नहीं ना दिख रही है, ये ऐसे करके ऐसे जा रहेगा। मतलब याद रखना है कर्व सीधी लाइन नहीं होती है क्या, तो पहले ये ना तेजी से, देखिए तेजी से बढ़ रही है ना, ये तेजी से जो है ये बढ़ रही है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके ये सीधी हो जाती है। ठीक है, अब बोलेगा आप यहाँ से हम क्यों स्टार्ट किए, ठीक है, तो यहाँ से क्यों स्टार्ट किए, तो ये जो होता है ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, ये क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व मतलब क्या, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा फील्ड करंट, ये फील्ड करंट को बता रहा था, ये क्या बता रहा था, ये हमारा फील्ड करंट को बता रहा था ना, जब हमारा फील्ड करंट 0 था, ठीक है, तब भी इसमें थोड़ा सा तो ईएमएफ बनता था ना, ये याद रखना, फील्ड करंट था तब भी हमारा ईएमएफ बता था। क्यों बन रहा था, क्योंकि पोल में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, इसीलिए जो ग्राफ होता है कि 0 से ना शुरू होकर यहाँ थोड़ा ऊपर से हमारा उठ रहा है ना, ये थोड़ा ऊपर से ऐसे करके जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से गया हुआ ना, ये जो ग्राफ है ये थोड़ा ऊपर से गया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद आप ये वाला देख लिया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके बारे में देखिए, है ना, ये वाला, इसके बारे में, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके बारे में देखेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हुआ कि ये लीनियर रीजन इसको बोलेंगे, इसको मतलब क्या, अब इसमें क्या हो गया, फील्ड करंट जो हो गया वो थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, ये फील्ड करंट है ना, ये जो फील्ड करंट है ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो फील्ड करंट हमारा थोड़ा बढ़ेगा, तो क्या फ्लक्स भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। फील्ड करंट अगर बढ़ रहा है तो हमारा फ्लक्स भी प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल बढ़ता है तो क्या होता है, ईएमएफ भी हमारा प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू हमारा फाई होता है। ठीक है, और हमारा फाई जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई एफ होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ये बढ़ा हमारा, मतलब फील्ड करंट को हम लोग यहाँ पे बढ़ाए, फील्ड करंट बढ़ाए, फ्लक्स बढ़ा तो मतलब फील्ड करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ जो होता है वो बढ़ा। तो देखिए ईएमएफ यहाँ पे ये ऐसे 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 बढ़ेगा, तो इसीलिए लगभग ये सीधी लाइन में बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कंडीशन आया, ये कंडीशन मतलब सैचुरेशन का कंडीशन, ये कंडीशन मतलब सैचुरेशन का कंडीशन, सैचुरेशन का कंडीशन। सैचुरेशन मतलब क्या कि अब जब फील्ड करंट और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, फील्ड करंट जब बढ़ाते जाएगा तब क्या होगा, जो आयरन का कोर हम लोग यूज़ किए हैं वो क्या होगा, मैग्नेटिक सैचुरेशन में चला जाता है ना ये, तो सैचुरेशन में चला जाएगा तो फ्लक्स जो होता है वो बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे कि हम स्पंज का आपका उदाहरण दिए कि स्पंज में क्या होता है, एक समय के बाद पानी वो उसमें लेना सोखना बंद हो जाता है ना, तो वो हमारा वही हुआ कि कोर जो होता है उसमें फ्लक्स जो होता है वो एक समय के बाद वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, इसलिए जब फ्लक्स नहीं बढ़ेगा तो ईएमएफ भी जो होता है वो हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए कर्व में मुड़ जाता है, मतलब ये बैंड हो जा रहा है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है, यही हमारा पूरा मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। आई थिंक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हम लोग ये भी जानते हैं ना, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाए थे, तो ऑब्जेक्टिव में हमारा एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, जो जनरेटेड ईएमएफ होता है ईजी क्या होता है, तो पी फाई जेड एन बाई 60 इंटू ए, ये होता है फाई जो होता है हमारा फ्लक्स होता है, और एन जो होता है वो स्पीड होता है। ठीक है, याद रखना, और अगर स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाता है तो ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एफ सिर्फ फाई पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि पोल तो नंबर ऑफ पोल पहले से आपका फिक्स होता है, जेड जो है वो फिक्स होता है, ए जो होता है वो फिक्स होता है, तो ईजी जो होता है वो हमारा सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा फाई पे हम लोग डिपेंड करेगा। ठीक है, हम लोग मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक अब हम लोग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ता है, आप ये भी समझ सकते हैं। तो इससे हम लोग को याद ये करना है, तो इससे हम लोग को पता है ना, यहाँ पे देखिए वोल्टेज बिल्डअप यहाँ होना जरूरी है, इसके बारे में हम लोग को मिलता है। ठीक है, इसी से क्रिटिकल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, क्रिटिकल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है, फील्ड कंट्रोल कर सकते हो, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखे हैं, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर में क्या है, तो डीसी जनरेटर की चुंबकीय विशेषता वक्र कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, डीसी जनरेटर की मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक वह ग्राफ है जो फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ के बीच में होता है ना, फील्ड करंट यहाँ पे हो गया और एक्स एक्सिस में, और जनरेटेड ईएमएफ हमारा वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, कि संबंध को दिखाता है, लेकिन कब, जब जनरेटर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड मतलब नो लोड की कंडीशन में है, मतलब नो लोड की कंडीशन में ना, नो लोड का कंडीशन है, इसलिए हम लोग उसको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ओसीसी भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व क्यों कहते हैं, ठीक, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ग्राफ बताता है क्या, तो फील्ड करंट बदलने पर पोल का मैग्नेटिज्म जो है वो और जनरेटेड ईएमएफ कैसे बदलेगा, वो है ना, फील्ड करंट अगर बदलेगा तो पोल जो है उसका मैग्नेटिज्म मतलब फ्लक्स और ईजी जो होगा कैसे बताएगा, ये हम लोग जान रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक्स एक्सिस क्या बताया, वाई एक्सिस क्या बताया। पॉइंट ए जो है वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को बताया, मतलब फील्ड करंट जीरो है, फिर भी थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो उत्पन्न हो रहा है, इसी के कारण रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हुआ है। ठीक है, ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे ए को बताया ना, देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारा बी जो है, ए से बी में गया तो लीनियर रीजन कह रहा है ना, लगभग सीधा हो गया। क्यों? क्योंकि फील्ड करंट अगर बढ़ा रहे हैं, आई एफ अगर बढ़ा रहे हैं, तो इसी अनुपात में हमारा वोल्टेज जो हो गया वो बढ़ेगा, है ना, याद रखिएगा। तो मतलब कि ई प्रोपोर्शनल टू आई एफ, ये सब ध्यान रखिएगा ना, अगर फील्ड करंट हमारा बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी इसी के अनुपात में ये बढ़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वही बोल रहा है, यह रीजन जो होता है वो नॉर्मल वर्किंग जोन कहलाता है ना, उसी पे वर्क करता है नॉर्मल। फिर बी से सी में चला गया, सी से डी मतलब सैचुरेशन रीजन में चला गया, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, बी से सी, सी से डी, मतलब ये सैचुरेट हो गया ना, सैचुरेट हो गया। तो यहाँ पे देखें सैचुरेट हो जाएगा हमारा, तो सैचुरेट हो जाएगा तो फील्ड करंट अगर बढ़ा भी रहे हैं हम लोग तो वोल्टेज बहुत कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक सैचुरेशन में कोर पहुँच गया है, फ्लक्स अब ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज होगा वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू, याद रखिएगा ई प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू एन होता है ना, एन होता है ना, पी फाइव जेड एन बाई होता है, पी फाइव जेड एन बाई 60 ये होता है ना। ठीक है, तो ये और ये दोनों तो फिक्स्ड होता है ना, ये तीनों, तो सिर्फ ये दोनों के प्रोपोर्शनल हुआ। लेकिन स्पीड भी हमारा कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ ये दोनों के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, यानी फील्ड वोल्टेज जो होता है सीधे फील्ड करंट के, और फाई जो होता है वो हमारा आई एफ के प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब वोल्टेज जो होगा वो हमारा सीधे आई एफ के प्रोपोर्शनल निर्भर करता है। ठीक है, अब इस कर्व को क्यों ज़रूरी है, तो वोल्टेज बिल्डअप को समझने के लिए, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस निकालने के लिए, क्रिटिकल स्पीड निकालने के लिए, जनरेटर का जो व्यवहार होता है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो आसान भाषा में हम मतलब अच्छे से आपको हम लिख के दिए हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है, क्या फील्ड करंट को अगर बढ़ाएंगे, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, ईएमएफ बढ़ा, ईएमएफ बढ़ जाएगा तो एक समय के बाद सैचुरेशन हो गया, सैचुरेशन हो गया मतलब कि अब करंट बढ़ाने पे भी वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल था मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक, अब आइए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है। आप जब सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सब चीज़ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट अ डीसी मशीन फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में और कंटिन्यूटी टेस्ट होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना होता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या क्या है, क्या क्या देखेंगे हम लोग, तो स्टेट द नेसेसिटीज़ ऑफ मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके बारे में देखना है। फिर है क्या, स्टेट द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द टेस्ट, क्या क्या टेस्ट कर रहा है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। लो वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन द मशीन, अगर मशीन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस का लो वैल्यू है तब क्या रीज़न हो रहा है, इसका इम्प्रूव कैसे करोगे, ये सब। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे पहला है आपका टेस्ट अ डीसी मशीन फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कैसे टेस्ट हो रहा है ना, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है और हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट करने से पहले तो देखिए कंटिन्यूटी का मतलब हो जाएगा, हम लोग अगर कंटिन्यूटी की बात करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब ये क्या है, तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट मतलब क्या, कि सर्किट आपका पूरा है या नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कंटिन्यूअस, मतलब सर्किट पूरा है या फिर बीच में कहीं कट गया है। ठीक है, बीच में कट गया है, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे कि जो आर्मेचर वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ये आर्मेचर वाइंडिंग कहीं बीच में टूटा हुआ तो नहीं है, या फिर जो फील्ड वाइंडिंग है ये हमारा ओपन तो नहीं है, ओपन सर्किट तो नहीं हो गया है, ये मतलब खुला हुआ परिपथ तो नहीं हो गया है, ये सब जानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर और बोल सकते हैं कि कनेक्शन हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, कनेक्शन जो है वो सही है या गलत है, इसके लिए मतलब कि पूरा कंटिन्यूटी मतलब कि पूरा सर्किट जो है वो हमारा होना चाहिए। पूरा सर्किट मतलब हो गया हमारा जो परिपथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा पूरा होना चाहिए, बीच में कटा छटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, ये तो बहुत भारी वाला समस्या हो गया कि कैसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर है उसको यूज़ करेंगे, मतलब कि ओम मल्टीमीटर में भी कहाँ पे, तो ओम मीटर, जो ओम का साइन रखा ना वहाँ पे यूज़ रखेंगे। ठीक है, ओम मीटर मोड पे रखेंगे हम लोग। ठीक है, और क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग टेस्ट लैंप का यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर टेस्ट लैंप होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग,
ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मशीन है उसकी सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सप्लाई को क्या करेंगे हम लोग, डिस्कनेक्ट किए। ठीक है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट मतलब कि हटा दिए। ठीक है, सप्लाई से इसको हटा दिए हम लोग। ठीक है, तो मतलब हटा दिए मतलब जो क्या करेंगे, मशीन को पूरी तरह से पावर सप्लाई से ही हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीमीटर जो यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीटर में जो ओम है ना, ओम रेजिस्टेंस पे, मतलब रेजिस्टेंस पे वहाँ पे सेट करेंगे। आप देखेंगे मल्टीमीटर के बारे में, अगर मल्टीमीटर के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम शॉर्ट्स में डाले हैं मल्टीमीटर के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। तो मल्टीमीटर में आप यहाँ पे ओम पे आप ये करोगे, मतलब लगाओगे, यहाँ पे सेट कर लिए। अब जो मल्टीमीटर का जो 2 प्रॉब होता है ना, उसको कम्यूटेटर का जो अलग अलग सेगमेंट होता है ना, कम्यूटेटर वहाँ पे डीसी मशीन में यूज़ करते हैं, कम्यूटेटर के अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और अगर कम्यूटेटर के सेगमेंट में लगाएं तो वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लो दिखाया, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध अगर लो है, तो हमारा जो वाइंडिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कैसा है, वो सही है। और अगर इन्फिनिटी हमारा ओम का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इन्फिनिटी आया, मतलब कि वाइंडिंग हम लोग जो यूज़ किए हैं वो हमारा खुला हुआ परिपथ है। ठीक है, खुला हुआ मतलब हर सेगमेंट, कम्यूटेटर में जितना भी सेगमेंट होता है ना, सब में जाके चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आर्मेचर टेस्ट हम लोग कर लिए इससे। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे, ऊपर नहीं जाएगा ये, अब हम लोग करेंगे फील्ड वाइंडिंग टेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो तीसरा हम लोग करेंगे फील्ड वाइंडिंग टेस्ट। अगर सपोज कीजिए आर्मेचर वाला टेस्ट में देख लें सब चीज़ अच्छा है। ठीक है, मतलब लो रेजिस्टेंस दिखा रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर फिर उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे फील्ड रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, उसका जो फील्ड टर्मिनल होता है, फील्ड टर्मिनल पे हम लोग प्रोब लगाएंगे। फील्ड टर्मिनल पे प्रोब लगाएं, अगर रेजिस्टेंस हमारा कम आया मतलब कि वाइंडिंग हमारा क्या है, वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी आया रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो वाइंडिंग जो है वो हमारा ओपन है, मतलब खुला हुआ है। ठीक है, ये सब याद रखना। मतलब कि इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट आप क्या देख सकते हैं, रिजल्ट आप क्या देख सकते हैं, रिजल्ट आप देख सकते हैं कि अगर रीडिंग यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे इसका मतलब लिखिए। ठीक है, अगर लो रेजिस्टेंस है मतलब कम प्रतिरोध, पहला अगर कम प्रतिरोध दिखा रहा है हमारा, ठीक है, तब मतलब जो सर्किट आप परिपथ यूज़ कर रहे हैं, सर्किट जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सही है। ठीक है, और अगर हमारा प्रतिरोध इन्फिनिटी दिखा रहा है, इन्फिनिटी मतलब जो आपका परिपथ, आपका वाइंडिंग है वो हमारा ओपन है। ठीक है, बस आप यही दोनों टेस्ट हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट डीसी मशीन फॉर कंटिन्यूटी एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है। इसे हम लोग आईआर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोले तो इसको हम लोग आईआर टेस्ट भी कहते हैं। मतलब ये क्यों होता है, हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा जो आईआर टेस्ट होता है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ये जो हमारा होता है, ये हमारा कैसा टेस्ट होता है, आईआर टेस्ट इसको हम लोग कहते हैं। मतलब ये क्या चीज़ के लिए जानने के लिए करते हैं, तो ये हम लोग जानने के लिए करते हैं कि जो वाइंडिंग है, ठीक है, जो वाइंडिंग आप यूज़ कर रहे हैं वो, और जो बॉडी हुआ मतलब अर्थ, ठीक है, बॉडी बोलेंगे या फिर अर्थ के बीच में, अर्थ मतलब जमीन ना, धरती, जमीन के बीच इंसुलेशन सही है या नहीं। ठीक है, सही है या नहीं। ठीक है, और फिर इंसुलेशन सही है या नहीं मतलब कि लीकेज करंट तो नहीं है, लीकेज करंट तो नहीं है। इसको लीकेज करंट को चेक करने के लिए हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट करते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं, मतलब आप जानिए कि जैसे हम अब दोनों का जरूरत क्यों पड़ा, ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। मतलब जैसे कि हमारा डीसी मशीन है, ठीक है, डीसी मशीन हुआ, कुछ भी मोटर हुआ या फिर जनरेटर हुआ, कुछ भी मतलब वो या फिर आप बोलेंगे ये नया है। ठीक है, ये क्या बोलेंगे आप,
ये बोलेंगे कि आपका ये न्यू मशीन है, या फिर आपने मरम्मत के बाद आई हो, या फिर आप बोलेंगे कि लंबे समय से ये बंद पड़ा है, ठीक है, मरम्मत करवाए हैं, या लंबे समय से जो होता है वो हमारा बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको चालू करेंगे ना, तो हम लोग डीसी मशीन को जैसे चालू करेंगे ना, तो हम लोग दो चीज़ देखेंगे। पहला कि वाइंडिंग टूटी हुई तो नहीं है, इसमें जो वाइंडिंग है वो टूटी तो नहीं है, और दूसरा कहीं इंसुलेशन तो ख़राब नहीं है, इंसुलेशन तो खराब नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखे, वाइंडिंग टेस्ट के लिए हम लोग क्या देखे थे, कंटिन्यूटी टेस्ट देखे थे ना हम लोग। अब हम लोग इसको इंसुलेशन खराब है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग आईआर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कंटिन्यूटी टेस्ट मतलब क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी का मतलब जिसमें पानी जा रहा है, ठीक है, मतलब पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये कंटिन्यूटी बताएगा। अगर पाइप टूटा हुआ है तो हमारा पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा मतलब कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। और आईआर टेस्ट क्यों करेंगे, तो आईआर टेस्ट हम लोग देखेंगे कहीं पानी, पाइप से पानी तो लीक तो नहीं कर रहा है ना, पाइप लीक तो नहीं कर रहा है, और अगर लीक कर रहा है मतलब कि इंसुलेशन उसका खराब है, ठीक है, इंसुलेशन खराब है मतलब कि इसका रेजिस्टेंस हमारा कम है, ठीक है। ये याद रखना है हम लोगों को, देखना है अगर पाइप टूटा हुआ है तो पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी हुआ कंटिन्यूटी में, ठीक है। लेकिन आईआर टेस्ट में क्या होगा, अगर पानी पाइप से अगर पानी जा रहा है तो हम लोग देखेंगे कि लीक तो नहीं कर रहा है, लीक होना मतलब क्या, इंसुलेशन खराब है, उसका इंसुलेशन खराब है मतलब कि रेजिस्टेंस हमारा कम है। तो इससे क्या होगा कि हमारा करंट जो होगा वो बॉडी में जाएगा, और लीक करेगा तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होगा, है ना। याद रखना है, याद रखना है कि अगर वाइंडिंग टूटा हुआ नहीं है तब वहाँ पे क्या, तो इंसुलेशन अगर ख़राब हुआ तब यहाँ इंसुलेशन ख़राब है मतलब कि हमारा करंट जो हो गया वो बॉडी में लीक कर रहा है, बॉडी में लीक कर रहा है तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक है, ये ठीक है, खतरनाक है। तो आईआर टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसको टेस्ट करने के लिए मेगर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। मेगर होता है, मेगर का यूज़ करते हैं। कितना 500 वोल्ट बोलिएगा या फिर 1000 वोल्ट का आता है ये, ठीक है। मतलब याद रखना है कि मेगर जो होता है ये हमेशा हाई वोल्टेज को देता है, ठीक है, हाई वोल्टेज देगा। और जो भी इंसुलेशन होगा ना, इंसुलेशन का जो स्ट्रेंथ होता है उसको चेक करता है, ठीक है, इंसुलेशन का स्ट्रेंथ को वो चेक करता है, ठीक, इंसुलेशन का स्ट्रेंथ को हम लोग चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो कि हम लोग जो सप्लाई हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, सप्लाई को हटा देते हैं। उसके बाद फिर क्या, अब कनेक्शन करेंगे, तो जो मेगर का एक टर्मिनल होता है ना वो हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो वाइंडिंग पे डालेंगे, और जो दूसरा टर्मिनल होता है ना वो हमारा बॉडी पे मतलब कि अर्थ पे डालते हैं, ठीक है, जो अर्थ पे मेटल मशीन के बॉडी पे अर्थ पे डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मेगर होता है इसको हम लोग घुमाएंगे मतलब इसको हम लोग ऑन करेंगे, ठीक। तब ऑन करने के बाद ये ध्यान रखिएगा, रीडिंग इसमें आएगा, ठीक है, रीडिंग आएगा। तो ये रीडिंग का क्या मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रीडिंग अगर हम लोगों का 1 मेगा ओम से ऊपर है, ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 1 मेगा ओम से ऊपर है तो कंडीशन क्या है, तो हमारा गुड इंसुलेशन है, इंसुलेशन है, ठीक है, इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। अगर 0.5 मेगा ओम का है तो हमारा वीक इंसुलेशन है, ठीक है। और अगर ज़ीरो के पास है, ज़ीरो के पास है हमारा मतलब ज़ीरो के आसपास है, तो कहीं पे शॉर्ट हो रहा है या फिर कहीं पे लीकेज हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि आईआर टेस्ट कर रहे हैं, तो आईआर टेस्ट में हमारा कैसा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमारा रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, आईआर टेस्ट में रेजिस्टेंस हमारा हाई चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हाई चाहिए, क्योंकि इसमें इंसुलेशन करंट को फ्लो करने नहीं देता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या देखें कि कंटिन्यूटी अगर टेस्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वाइंडिंग जो होता है वो हमारा कंडक्टर होता है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर आईआर टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, क्यों, क्योंकि इसमें इंसुलेशन करंट को ये रोकता है, ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना है, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ना।
देख लीजिए, हम लोगों को इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो डीसी मशीन के मेंटेनेंस रख रखाव में सबसे ज़रूरी बातें क्या होती है, इंसुलेशन की देखभाल करना है ना। मेंटेनेंस कर रहा है तो इंसुलेशन सबसे पहले देखेंगे। डीसी मशीन के वाइंडिंग का इंसुलेशन किस तरह डिज़ाइन किया गया, निर्धारित वोल्टेज कितना है, उसका तापमान कितना है, और लंबे समय तक सुरक्षित संचालन को वह सहन कर सके ना। अगर इंसुलेशन ख़राब हो गया तो क्या होगा, करंट लीकेज होगा, अर्थ फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मशीन ख़राब हो सकता है, या फिर आग लग सकती है। ठीक है, ऐसी समस्या हो सकती है। तो डीसी मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस समय समय पे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्या किससे हम लोग मेजर करेंगे, तो मेगर से मेजर करेंगे। ठीक है, यह एक डायरेक्ट इंडिकेटिंग इंसुलेशन टेस्टर होता है, या आमतौर पे 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट डीसी पर टेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, देखिए ये सब हमारा मेगर है। जैसे ये वाला आप देखे होंगे, ऐसा वाला आप देखे होंगे, है ना। देखिए ये हमारा मेगर होता है। ठीक है, इसको हाथ से आप घुमाया जाता है। ठीक, तो देख लिए। अब इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापा जाता है कैसे, तो वाइंडिंग और बॉडी के बीच में, दो अलग अलग वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू अगर लो और मीडियम मशीन के लिए रहेगा तो कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। टेस्ट वोल्टेज 500 वोल्ट डीसी होना चाहिए। रीडिंग तब लिया जाएगा जब मेगर का स्विच स्टेबल हो जाएगा तब। अगर ड्राइंग कंडीशन में, तो सुखाने की आवश्यकता होगी, मतलब अगर हम लोग का वाइंडिंग गीला है या नमी है, तब उसके वाइंडिंग को सुखाया जाता है। क्योंकि नमी जब रहता है तो नमी में क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस लो शो करता है ना। रेजिस्टेंस नमी के केस में हमारा रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, तो इसलिए वाइंडिंग को सुखाया जाता है और ये ड्राइंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 900 से 1965 के अनुसार उसको ड्राइंग प्रोसेस को अपनाया जाता है। ठीक, फिर देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ रीजन ऑफ लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस। लो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का क्या रीज़न होता है, तो देखिए कम होने का मुख्य रीज़न है पहला, अधिक गर्मी। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा कम कब होगा, जब हमारा उसका टेम्परेचर हमारा मतलब अधिक हो गया, अधिक गर्मी हो गया। ये अधिक गर्मी कैसे होगा, तो हमारा ज़्यादा लोड के कारण, अगर बार बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तब, या फिर ओवरलोड कर रहे हैं तब। ठीक है, दूसरा अधिक हमारा हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, वातावरण टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब रेजिस्टेंस कम होगा। धूल मिट्टी और नमी के कारण भी हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। पुरानी और जली हुई वाइंडिंग है तब भी कम होता है। ठीक है, मेथड क्या क्या है, तो मेथड क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर कम हो तो उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो गर्म हवा फूंक कर उसको सुखाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, हॉट एयर ब्लोअर से मशीन को सुखाएंगे, बल्ब या हीटर से गर्म करेंगे, मतलब कार्बन फिलामेंट या इनकैंडेशन लैम्प से हीट करेंगे, वाइंडिंग निकाल के उसको वार्निश करेंगे, मतलब पूरी वाइंडिंग को साफ करना, वार्निश लगाना, सुखाना, ये सब काम होता है। ठीक है, अब टेस्ट देखिए, अगर हमारा, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दीजिए। मतलब कि ये है हमारा कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हम लोग कर रहे हैं ना, तो टेबल में के फॉर्म में, मतलब उसमें डेट दिया हुआ रहेगा, फिर टाइम दिया हुआ रहेगा, टाइम भरेंगे, इसका वेदर कंडीशन, आप कब मेज़र कर रहे हो इस कंडीशन पे, ड्यूटी साइकिल मशीन का लोड कितना है, ड्यूटी साइकिल कितना काम कर रहा है वो, फिर किन टर्मिनल के बीच में है, कितना वैल्यू मापे गए हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो टिप्पणी में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में हम लोगों का पहला आता है डीसी सीरीज जनरेटर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक, शंट का, कंपाउंड का, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, पैरेलल ऑपरेशन पढ़ना है, आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है, फिर लॉसेज एंड एफिशिएंसी पढ़ना है, और रूटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पहले डीसी सीरीज जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हमारा कर्व है हमारा, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के साथ कैसा जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इसको डीसी सीरीज चाहते हैं। ठीक है, तब इसमें क्या होगा, जो फील्ड करंट हमारा होता है, जो आर्मेचर करंट आई ए हुआ, फील्ड करंट हमारा ये हुआ। ठीक है, फील्ड करंट आई एस सी जो होता है वो, और जो लोड करंट होता है वो, तीनों जो होता है वो इक्वल होता है ना। मतलब बोल सकते हैं जो फील्ड करंट हुआ वो, आर्मेचर करंट जो हुआ वो, और लोड करंट जो होता है वो हमारा इक्वल होता है। ठीक है, इसमें हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक मुख्य रूप से देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ओसीसी के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा हम लोग का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। अब तीनों देखते हैं। ठीक, तो अगर हम लोगों का ओसीसी का बात करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का बात करेगा, तो ओसीसी में हम लोग किसके किसके बीच में लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ओसीसी में हम लोग जनरेटेड वोल्टेज ई नॉट और फील्ड करंट आई एफ के बीच में हम लोग डालते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो हमारा फील्ड करंट हो गया, तो ये हमारा
कैरेक्टरिस्टिक हुआ। ये कंडीशन इसमें क्या है, ई नॉट कब आएगा, जब हमारा कंडीशन होगा कि जब हम लोग नो लोड में रखेंगे तब हम लोग को ओ सी से मिलता है। ठीक है, नो लोड में और क्या, तो हम लोग का स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तब स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा तब हम लोग को मिलता है। तो ग्राफ कैसे मिलेगा, तो ग्राफ हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं ग्राफ कैसे मिलेगा। तो याद रखिएगा इसमें ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ना ये जीरो से नहीं होके वो थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखना शुरू में ये सीधा रेखा होगा, फिर बाद में सैचुरेशन के बाद ये कर्व होके बैंड हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कि सीरीज जनरेटर में जो फील्ड करंट होता है वो लोड से आ रहा है ना, फील्ड करंट जो होता है वो लोड से आ रहा है ना। ठीक है, लोड। ठीक, तो इसीलिए जो ओ सी सी जो होता है ना वो हमारा प्रैक्टिकल में बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है ओ सी सी, हम लोग पढ़ लिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं। तो जब हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का बात करेगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का बात करेगा तो देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ई जी आ जाता है और हमारा आर्मेचर करंट आ जाएगा। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में मतलब इसमें क्या शामिल होगा, तो इसमें हमारा आर्मेचर रिएक्शन शामिल होता है। आर्मेचर रिएक्शन इफ़ेक्ट जो होता है वो हमारा शामिल होगा। मतलब कि हम लोग कैसे जानेंगे, तो देखिए इसमें अगर हम लोग लोड बढ़ा तो लोड बढ़ा तो हमारा फील्ड करंट बढ़ेगा। ठीक है, लोड बढ़ता है, याद रखिएगा लोड बढ़ता है तो हमारा फील्ड करंट होता है वो बढ़ता है, फील्ड करंट बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है, तो हमारा ईएमएफ जो होता है वो हमारा बढ़ता है। लेकिन सैचुरेशन और आर्मेचर रिएक्शन के कारण, किसके कारण, सैचुरेशन के कारण और हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये कर्व जो होता है वो धीरे धीरे जाके फ्लैट होते जाता है। ठीक है, फ्लैट हो रहा और थोड़ा सा ओ सी सी से थोड़ा नीचे होता है, तो ओ सी सी ऊपर बना तो ओ सी सी के जस्ट नीचे हमारा थोड़ा सा फ्लैट होकर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है ना ये। ठीक, उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का बात करेगा तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों का एक्सटर्नल में वोल्टेज आता है और लोड करंट आता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल में वोल्टेज और लोड करंट, इंटरनल में इजी होता है और आई ए के बीच में लेते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन शामिल होता है और जो इंटरनल का जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ है ना उस वो शामिल होगा। ठीक है, यहाँ देखिए इंटरनल में जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है, ठीक है, आई ए आर ए है ना, वही हमारा शामिल होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन प्लस आई ए आर ए ड्रॉप होगा वो शामिल होगा। तो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में तो लोड बढ़ रहा है तो फील्ड करंट बढ़ता है ना। इसके बारे में बात करें, मतलब अगर हमारा लोड बढ़ा तो हमारा क्या बढ़ रहा है, फील्ड करंट हमारा बढ़ेगा ना, है ना, क्योंकि सब तीनों क्या है ये है ना। ठीक है, सीरीज़ में है तो फिर ये बढ़ा तो हमारा वोल्टेज जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद वो सैचुरेशन पे आने लगता है। ठीक, तो सैचुरेशन पे आ गया, लेकिन उस समय बाद में क्या होने लगता है, बाद में जो हमारा आई ए आर ए होता है, मतलब आर्मेचर के इसके पास जो होता है आई ए आर ए। ठीक है, एक मिनट, आई ए आर ए मतलब आर्मेचर का जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा बढ़ गया तो वोल्टेज हमारा फिर से गिरने लगती है। इसीलिए कर्व जो होता है पहले ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है ना, ऊपर जा रहा है फिर हमारा नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का यही मेन देखना है हम लोगों को कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में लोड अगर बढ़ेगा, पहले तो लोड बढ़ेगा फिर वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा लेकिन फिर जो होता है वोल्टेज घटने लगता है। क्यों, क्योंकि आई ए आर ए जो होता है वो ड्रॉप हमारा बढ़ने लगता है, ड्रॉप बढ़ जाएगा तो वोल्टेज हमारा ये घटने लगता है। इसको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें और आप क्या याद कर सकते हो, तो इसमें आप याद कर सकते हो कि जो फील्ड करंट होता है, फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो हमारा सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीरीज़ में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो फील्ड का करंट होता है वही हमारा लोड का करंट होता है। ठीक है, नो लोड पे क्या देखे थे, नो लोड पे वोल्टेज कम देखे थे ना, नो लोड पे हमारा अगर लोड नहीं लगा हुआ है तब वहाँ पे हम लोगों का वोल्टेज जो होगा वो कम होगा। ठीक है, और हैवी लोड का बात करेगा तो उसमें वोल्टेज जो होगा वो पहले बढ़ता है, लेकिन सैचुरेशन और जो रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है वो ड्रॉप जो होता है उसके कारण हमारा फिर वोल्टेज घटने लगता है। ठीक, ध्यान दीजिए। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो बूस्टर जनरेटर में यूज़ पूछेगा,
इसका यूज़ पूछेगा डीसी सीरीज का, तो बूस्टर जनरेटर में होता है, डीसी का आर्क वेल्डिंग होता है उसमें होता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। लेकिन आजकल थोड़ा सा कम यूज़ हो रहा है इसका। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, और भी आपको कैरेक्टरिस्टिक देखना है तो आप लोग देख सकते हैं ना, ये यहाँ ये देखिए ये वाला कैरेक्टरिस्टिक में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। देखिए ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल ओपन सर्किट, तो देखिए ये यहाँ पे भी ऐसा है, ये यहाँ पे भी ऐसा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो थोड़ा सा बच्चे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ करते हैं। यहाँ पे कैसे कन्फ्यूज़ करते हैं कि देखिए जनरेटेड EMF और आर्मेचर करंट के बीच में, लेकिन ये यहाँ से है, ठीक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक ये है, ठीक है, बस ये ऐसे करके दिखाया है, ठीक है, ये ऊपर वाला को सिर्फ ये वाले को कंडीशन को दिखाया है, ठीक है, ये ध्यान रखना सेम है दोनों का, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो ये डीसी सीरीज जनरेटर का ही, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने दोनों डाल दिया है, ठीक है। ठीक है, ओसीसी हो गया, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बनेगा, ओमिक रेजिस्टेंस ड्रॉप मतलब IA होता है तब हमारा एक्सटर्नल ड्रॉप, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप होता है तो ओसीसी से इंटरनल में फिर IA का ड्रॉप होता है, फिर एक्सटर्नल, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ा दिए हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, लोड तीनों में जुड़ी रहती है, इसके कारण तीनों इक्वल होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो 3 तो ओसीसी, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ओसीसी में क्या देखते हैं कि यह वह कर्व होता है जो नो लोड और फील्ड करंट के बीच में संबंध दिखाता है, I0 और IF के बीच में। जब जनरेटर बिना लोड के चलाया जाता है तो आर्मेचर बहुत कम होता है ना, आर्मेचर करंट बहुत कम, नो लोड में है तो आर्मेचर करंट बहुत कम होगा, तो इस स्थिति में फील्ड करंट भी जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे ही फील्ड करंट को बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा, EMF जो होगा वो हमारा बढ़ेगा, ठीक है। शुरुआत में वोल्टेज तेज़ी से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर सैचुरेशन आता है तो फ्लक्स भी कम हो जाता है, वोल्टेज भी धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको पूरा नोट्स दे दिए हैं, बाकी हम समझा दिए हैं। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ लीजिएगा। मतलब क्या कि EG और IL के बीच का है ये। जब लोड लगाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा ना, लोड जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर का करंट बढ़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन हमारा जो होगा वो हमारा होता है, आर्मेचर रिएक्शन से फ्लक्स कम हो जाता है तो E0 जो होता है वो हमारा घट जाता है, ठीक है। इसके कारण वोल्टेज कम होने के कारण आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है ना, डीमैग्नेटाइजेशन मतलब कम कर रहा है, ये वोल्टेज को कम कर रहा है, ठीक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में देख लीजिएगा, ये कर्व जो V और IL के बीच में दिखाता है, मतलब जो होगा EG हमारा आया जनरेटर वोल्टेज, उसमें से IARA माइनस करेंगे, फिर सीरीज का जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है उसका माइनस करेंगे तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो मिलेगा, ठीक है। मतलब जब लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत में वोल्टेज बढ़ता है, ज़्यादा लोड हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन और रेजिस्टेंस ड्रॉप बढ़ जाता है, इसलिए वोल्टेज तेज़ी से गिरने लगती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारा। तो दोनों के बीच में अगर हम लोग तुलना करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए अगर ओसीसी का बात करेगा तो E0 IF, इंटरनल EG IL और एक्सटर्नल V और IL है ना, एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो पहले तेज़ से बढ़ रहा है, फिर सैचुरेशन हो रहा है, फिर इंटरनल में ओसीसी से थोड़ा सा नीचे है ना, ये हमारा यहाँ से होगा ना, यहाँ से ये ऐसे हुआ, थोड़ा सा नीचे हमारा ये ऐसे होता है इंटरनल, और फिर नीचे हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है, V और IL के बीच में, ठीक है। पहले बढ़ेगा फिर हमारा गिरने लगेगा, ठीक। इसका उपयोग बूस्टर में, जनरेटर में लाइन वोल्टेज बढ़ाने के लिए, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में और फीडर बूस्टर होता है उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है DC शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इसके पहले हम लोग इसके पहले डीसी शंट के बारे में जानते हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो डीसी शंट जनरेटर होता है, डीसी शंट जनरेटर जो होता है, इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई रहती है ना। जैसे कि देखिए ये फील्ड वाइंडिंग हुई, ये आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी हुई है, इसी को हम लोग डीसी शंट जनरेटर कहते हैं ना। ये यहाँ पे लोड वगैरह जो भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो पैरेलल में जुड़ी रहती है ना, इसलिए इसका जो फील्ड करंट होता है ना, ये टर्मिनल वोल्टेज पर निर्भर करता है ना। इसका जो फील्ड करंट है, ये हमारा IF जो होता है, ये इसका फील्ड करंट ठीक इस पर निर्भर करता है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज है इस पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग कि वोल्टेज बनता कैसे है। तो देखेंगे कि आर्मेचर जो है वो हम लोगों का घूमता है, ठीक है। आर्मेचर क्या हो रहा है, हम लोगों का घूमता है, तो आर्मेचर घूम रहा है
और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। आर्मेचर घूमा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद हुआ, जिसके कारण हमारा ईएमएफ जो है वो उत्पन्न हुआ, ठीक है। ईएमएफ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, ठीक। अब वोल्टेज जो हम लोग का ये ईएमएफ जो हुआ वो किस पे निर्भर करता है, तो हम लोग पता है ई प्रोपोर्शनल टू फाई इनटू एन होता है, मतलब कि फाई और फ्लक्स और स्पीड पे निर्भर करता है। तो अगर स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो वोल्टेज किस पे निर्भर करेगा, तो सिर्फ फ्लक्स पे निर्भर करेगा ना, ये ध्यान रखना है। ये क्या हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा क्या है, वोल्टेज सिर्फ फ्लक्स पे निर्भर करेगा। अब हम लोग आते हैं इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक पे। याद रखना है कि डीसी शंट जनरेटर का 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या क्या, पहला ओसीसी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा इंटरनल और तीसरा एक्सटर्नल, है ना, ठीक। 3 कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे, मुख्य रूप से 4 होता है लेकिन इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक को ही पढ़ते हैं, तो ओसीसी इंटरनल एक्सटर्नल इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ओसीसी के बारे में समझते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ओसीसी के बारे में लोग समझते हैं। तो क्या इसका कंडीशन क्या होता है हम लोगों का, कि जो जनरेटर है वो हमारा कैसे कौन से स्पीड पे मतलब चल रही है, तो रेटेड स्पीड पे चल रही है ना, है ना। स्पीड कांस्टेंट हम लोग रखे हैं, रेटेड स्पीड पे चल रही है, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों का क्या, ये कंडीशन बता रहे हैं कि जनरेटर रेटेड स्पीड पे चल रही है, और दूसरा कंडीशन क्या है, कोई लोड नहीं है इसमें, ठीक है, कोई लोड कनेक्ट नहीं किया गया है, ठीक। तब हम लोग क्या दिखाएंगे, तब हम लोग देखिएगा, आप इधर फिगर आइए, देखिए ये यहाँ इसको ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। नो लोड पे चल रही है, ठीक है, और रेटेड स्पीड पे चल रही है, ठीक है। याद रखना है रेटेड स्पीड और नो लोड, मतलब कोई लोड इसमें नहीं है। तब इसमें ईजी और आईएफ के बीच में हम लोग कर देखेंगे, ठीक है। जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट होता है उसके बीच में। जब हम लोग फील्ड करंट को ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं, तो फील्ड करंट आईएफ बढ़ा तो हमारा क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक। लेकिन वोल्टेज बढ़ा, ये 3 कंडीशन होगा, लेकिन शुरू में जो होता है वो हमारा वोल्टेज तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बाद में आयरन कोर सैचुरेशन हो जाता है तो फिर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक। लेकिन आपको महत्वपूर्ण पॉइंट क्या रखना, याद रखना है, जब फील्ड करंट हमारा 0 है फिर भी इसमें थोड़ा सा वोल्टेज मिल रहा है, क्यों, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण। तो पहले से ध्यान रखना है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसे ही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हुआ, ठीक। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इसमें क्या होगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, तो इसमें लोड हम लोग जोड़ेंगे, इसमें हम लोग लोड जो है वो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लोड जो है वो हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। लोड जोड़ा गया है इसमें। अब ये क्या दिखाएगा, तो याद रखना है ये हमारा इजी और आर्मेचर करंट के लोड होगा तो आर्मेचर करंट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आर्मेचर, इसमें नो लोड था इसलिए हमारा फील्ड करंट था, इसमें लोड आ गया तो आर्मेचर करंट आया, तो आर्मेचर करंट और इजी के बीच में हम लोग लाते हैं, ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ के बीच में लाते हैं। अब लोड लगाएंगे तब क्या क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इंटरनल की बात करें, ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक। अगर हम लोग लोड को बढ़ाएं तो क्या हुआ, हमारा आर्मेचर करंट है वो बढ़ेगा। आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगा, तब आर्मेचर करंट बढ़ रहा है ना, तो आर्मेचर करंट बढ़ रहा है तो जो आर्मेचर रिएक्शन है वो हमारा बढ़ जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन में तो होगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगा हमारा, तो जो भी हमारा मेन फ्लक्स था वो क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया ना, तो मेन फ्लक्स कम हो गया, मतलब याद रखना है कि हम लोगों का फ्लक्स कम हुआ तो ई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, फ्लक्स कम हुआ तो ईएमएफ कम हुआ, ठीक। तो ईएमएफ कम हुआ इसलिए ये थोड़ा ओसीसी से नीचे जाता, देखिए ओसीसी ये ऐसे जा रहा है तो थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओसीसी से ये ऐसे जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये भी, ये जो है ना, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से ये सिर्फ लिया गया, तो इसलिए ये थोड़ा सा इससे ओसीसी से ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक। तो देखिएगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग किसके बीच में देखेंगे, तो हम लोग इसका टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में देखेंगे, हाँ, लोड के बीच में देख रहा है। अब उसमें तो हम लोग देखे थे कि लोड लगा रहे हैं तब, अब एक्सटर्नल में क्या देखते हैं
कि लोड बढ़ाते हैं तब क्या होता है, उसमें लोड, उसमें पहला उसी से नो लोड में था, इंटरनल लोड लगाए और इसमें क्या हो गया, लोड बढ़ाने पे क्या हो गया, ठीक है। तो जब हमारा लोड बढ़ा रहे तो क्या होगा, लोड बढ़ाने से हमारा जो लोड करंट है वो बढ़ेगा। लोड करंट अगर बढ़ेगा तब क्या क्या होगा, तब देखिएगा पहला कंडीशन क्या होगा, लोड करंट बढ़ा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होगा ना वो IA होगा, ठीक है, ये होने लगेगा। लोड अगर बढ़ रहा है तो लोड करंट अगर बढ़ेगा तो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब वो होने लगेगा। आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो होने लगेगा और जो फील्ड करंट होता है ना, फील्ड करंट वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपेज वगैरह बढ़ रहा है तो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है तो फील्ड जो होगा वो हमारा फील्ड करंट कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो थोड़ा सा गिरने लगता है, इसीलिए ये धीरे धीरे करके ग्राफ जो होता है वो नीचे गिरने लगता है, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। लोड इसमें क्या था, नो लोड का कंडीशन था, इसमें लोड लगाए तब था, और इसमें क्या था कि इसमें लोड जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो लोड बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप है वो तो बढ़ने लगेगा ना, क्योंकि लोड बढ़ा रहे हैं तो IA बढ़ रहा है, IA बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या होता है, IA × RA होता है, तो हमारा IA बढ़ा तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हमारा बढ़ने लगेगा। ये ड्रॉप अगर बढ़ने लगेगा मतलब आर्मेचर रिएक्शन होने लगेगा, फिर आर्मेचर रिएक्शन भी हो रहा है, ड्रॉप हमारा ज़्यादा हो रहा है तो फील्ड करंट कम हो जाएगा ना, तो एक फील्ड करंट जो हो गया वो कम हो गया। तो इसी कारण से जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो हमारा देखिए गिरने लग रहा है ना, और ये धीरे धीरे करके नीचे और गिरते जाता है, ठीक है। मतलब अगर तीनों के बीच में संबंध पूछेगा तो तीनों में बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि OCC जो है वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर, उसके नीचे है, इसके नीचे इंटरनल और इसके नीचे एक्सटर्नल, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल होता है इसमें आर्मेचर रिएक्शन और रेजिस्टेंस ड्रॉप जो होता है वो दोनों शामिल होता है, ठीक है, ड्रॉप शामिल होता है, इसीलिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एकदम नीचे रहता है, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में। और हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि जो DC शंट जनरेटर होता है उसको कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है वो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मान लीजिए आप जनरेटर चला रहे हैं लेकिन ये बिना लोड है, लोड नहीं है, ठीक है, लोड आप कनेक्ट नहीं किए तब कितना वोल्टेज देगा, तो 220 वोल्टेज देगा, ठीक है। अब हम लोग लोड को लगा दिए तब ध्यान रखिएगा कि 5 एम्पियर में वोल्टेज जो हो गया वो 215 दिया, ठीक, लोड लगा दिए तब 10 एम्पियर अगर यूज़ किए तब हमारा वोल्टेज 210 दिया, 15 एम्पियर के यूज़ किए, 15 एम्पियर में हमारा 200 वोल्ट दिया, ठीक। यानी जैसे जैसे आप लोड लगा रहे हो वोल्टेज गिर रहा है, लेकिन ठीक है वोल्टेज गिर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहा है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट मतलब स्थिर वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है, जनरेटर भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि क्या क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम समझा दिया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, OCC हो गया, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। देखिए अब OCC क्या होता है, नो लोड सैचुरेशन कर्व, जब जनरेटर नो लोड पर चलता है यानी आर्मेचर पर कोई लोड नहीं है तब हम केवल फील्ड करंट को बदलते हैं, तब जनरेटेड EMF मिलता है, उसी के बीच में संबंध OCC कहलाता है ना। यहाँ पे हमारा IF था, यहाँ पे हमारा E0 था, यहाँ से स्टार्ट हो कैसे जा रहा था ना, रेसिडुअल के कारण, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जनरेटर को रेटेड स्पीड पे घुमाया जाता है, फील्ड रियोस्टेट से फील्ड करंट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ेगा जनरेटर वोल्टेज भी बढ़ेगा। OCC की खासियत क्या है, तो कर्व जो है शुरू में तेज़ी से ऊपर जाता है क्योंकि इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मौजूद होता है, कुछ देर के बाद वो सैचुरेशन में जाके लगभग सीधा हो जाता है ना। यह प्योरली फील्ड करंट वर्सेस जनरेटेड वोल्टेज के बीच का संबंध दिखाता है ना। यह आवश्यक क्यों है, तो जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की पुष्टि करता है, जनरेटेड EMF की सीमा बताता है और फील्ड वाइंडिंग के व्यवहार को समझाता है ना।
मतलब ये यहाँ से ये अगर उसे नो लोड में कर रहे हैं और फिर कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है हम लोगों को, ऐसा मतलब पता चल रहा है कि ये हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अब हमारा है, इसमें जनरेटेड ईएमएफ कितना वो जनरेट कर सकता है वो बता सकता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ईजी और आईए के बीच में लेते हैं। ठीक है, याद रखना, इंटरनल में आर्मेचर करंट के बीच में लेंगे। ठीक है, यह वह कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बताता है कि ईजी और आईए कैसे बदलता है जब लोड पर चलता है तब। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें रखते हैं कि जब लोड हमारा बढ़ता है तो आर्मेचर करंट आईए जो होगा वो बढ़ेगा। आर्मेचर में दो तरह के लॉस होते हैं, कौन कौन? आर्मेचर रिएक्शन और वोल्टेज ड्रॉप। तो यही दोनों के कारण हमारा जो ईजी होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, हमारा जो ईजी होता है ये कम होने लगता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कम ऐसे करके गिरने लगता है। ठीक, तो ईजी जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता क्या हो जाएगी? तो ये ओसीसी कर्व से कम होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज कम दिखाई देता है और जनरेटेड की वास्तविक ईएमएफ बनती है। किसके कारण हमारा कम हो रहा है? तो ये दोनों के कारण कम हो रहा है। ठीक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? तो ये भी और आईएल के बीच में कर्व बताएगा। जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, आई आर ए ड्रॉप बढ़ता है तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो कम होने लगता है। टर्मिनल वोल्टेज कम होने के कारण कर्व जो होता है वो स्लाइटली ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक का होता है। ठीक है, तो जनरेटर हल्के लोड पर अच्छा वोल्टेज देता है, हैवी लोड पर वोल्टेज कम हो जाता है। ठीक है, अगर हल्का लोड रहेगा तो वोल्टेज अच्छा हो जाएगा, हैवी लोड पे वोल्टेज कम हो जाएगा। आखिर में शंट फील्ड करंट भी कम हो जाता है क्योंकि वोल्टेज कम हो रहा है, इससे वोल्टेज और गिरता है। ठीक, तो देख लीजिए ओसीसी ईजी और आईएफ के बीच में है, नो लोड पे वोल्टेज कैसा बन रहा है, आईए और ईजी के बीच में है, लोड आने पर वास्तविक ईएमएफ कितना बचेगा, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इसके बीच में है, वोल्टेज कैसे बदलेगा ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा कि जनरेटर शंट डीसी शंट जनरेटर क्यों वोल्टेज ड्रॉप करवाता है? तो क्यों करवाया? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। हम लोग देखे थे पहला ही लेक्चर में, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आईए ड्रॉप के कारण, आईए आर ए ड्रॉप के कारण। ठीक है, तो जो आर्मेचर में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो के कारण, वोल्टेज कम होने पर जो शंट फील्ड करंट कम हो रहा है उसके कारण, सैचुरेशन इफेक्ट के कारण, इसलिए लोड बढ़ने पर वोल्टेज जो होता है वो धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट डीसी कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर कैसे है। इसके बारे में तो हम अच्छे से आपको पहले बताए हैं। फिर देखिए, ये हमारा शंट फील्ड हुआ, ये हमारा सीरीज फील्ड हुआ, ये हमारा आर्मेचर हुआ। ठीक है, और ये हमारा लोड हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं ना, ठीक, इसी को बोलते हैं ये RSE ISE। ठीक है, यहाँ पे IA करंट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों का RA होता है। ठीक है, ये शंट फील्ड है हमारा RSH, और यहाँ पे ISH, और यहाँ पे IL करंट जो होता है वो हमारा आता है। ठीक है, यही होता है ना कैरेक्टरिस्टिक। अब जानते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसमें ध्यान क्या रखना था कि शंट फील्ड जो होता है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है ना, और सीरीज फील्ड क्या है कि लोड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सीरीज में जुड़ी रहती है, इसलिए मिक्स होती है, इसलिए कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं ना कि वोल्टेज जो हो किस पे निर्भर करता है। तो वोल्टेज हम लोग देखें E प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट तो वोल्टेज सिर्फ हमारा फ्लक्स पे निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमारा कैसा कैसा फ्लक्स है? तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है वो हमारा शंट का फ्लक्स और हमारा सीरीज का फ्लक्स, दोनों का फ्लक्स है ना, प्लस सीरीज फ्लक्स दोनों हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो अब लोड बढ़ने पे क्या होगा इसका अब कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, है ना। शंट का फ्लक्स, सीरीज का फ्लक्स, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, यही दोनों देखे ना हम लोग। अब देखिए लोड बढ़ने पे क्या क्या होगा। तो देखिए, याद रखिएगा कि इसमें भी हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। क्या क्या? ओसीसी हम लोग पढ़ेंगे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, इंटरनल और हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, अब देखिए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या? ओसीसी मतलब नो लोड। ठीक है, नो लोड रहेगा मतलब रेटेड स्पीड। ठीक, रेटेड स्पीड।
ठीक, मतलब स्पीड एकदम रेटेड में चल रहा है, ठीक है। अब नो लोड पे क्या होगा, नो लोड पे जो होता है सीरीज फील्ड में करंट नहीं बहेगा, ठीक है, लोड नहीं है तो जो सीरीज फील्ड होता है इसमें हमारा करंट जो होगा नहीं बहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या काम करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ शंट फील्ड जो होगा वो काम करेगा, ठीक। तो इसीलिए बिल्कुल भी जो हम लोग डीसी शंट जनरेटर देखे थे ना वैसे ही टाइप से कर्व है, तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे बनाए थे, मतलब फील्ड करंट को बढ़ाओ, फील्ड करंट को अगर हम बढ़ाएंगे, देखिए फील्ड करंट को अगर हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ये फील्ड करंट ना धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन सैचुरेशन के बाद धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक। अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आई है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अब लोड जोड़ा गया, ठीक, लोड जोड़ा गया ना, सॉरी, लोड जोड़ा गया ना, तब यहाँ पे हमारा क्या, ये सीरीज फील्ड एक्टिव, पहले जो होता है वो सीरीज फील्ड एक्टिव नहीं था, ये सीरीज फील्ड एक्टिव नहीं था, अब जो है वो सीरीज फील्ड हमारा एक्टिव हो गया, तो लोड बढ़ेगा तो जो सीरीज अरे यार, हाँ लोड बढ़ेगा, तो लोड जैसे ही बढ़ा तो जो सीरीज़ का करंट हो जाता है वो बढ़ेगा, क्योंकि ये एक्टिव हो गया, तो सीरीज़ करंट अगर बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ गया। अब इसमें दो केस हो सकता है, एक क्यूमुलेटिव का हो सकता है, एक डिफरेंशियल का हो सकता है। तो क्यूमुलेटिव के केस में देखिए, इंटरनल के बारे में देखेंगे ना, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख रहे हैं, इंटरनल के बारे में, इसमें दो केस हो सकता है, ठीक है, अगर हमारा लोड बढ़ेगा तो पहला केस क्या हो जाएगा हमारा, क्यूमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्यूमुलेटिव मतलब दोनों को ऐड कर रहा है, ठीक है, क्यूम्यूलेटिव, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में क्या हो जाएगा, जो सीरीज फील्ड का करंट होता है वो हमारा शंट फील्ड को मदद करता है, ठीक है, कि क्या करता है, मदद करता है, तो जो दोनों का फ्लक्स होगा वो हमारा सेम डायरेक्शन में होगा, इसका भी ये हुआ और इसका भी ये हुआ, ठीक है, फाई एस सी और फाई एस एच, ठीक, दोनों का सेम हुआ। तब लोड बढ़ेगा तब क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो सीरीज़ का करंट जो होगा वो बढ़ेगा, सीरीज़ का करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो ईएमएफ जो होता है वो हमारा बढ़ेगा, ठीक। इसीलिए वोल्टेज इसमें गिरता नहीं है, ठीक, इसमें वोल्टेज गिरता नहीं है। तो ये भी हमारा 3 टाइप से हो सकता है, ठीक है, इसमें तीनों का टाइप नहीं बताया ना, तो रुकिए 1 मिनट। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो हम लोगों को 3 टाइप से बनेगा, मतलब कि इसमें पहला क्या हो जाएगा, ये क्यूमुलेटिव की बात करें ना, तो पहला अंडर कंपाउंड, ठीक है, अंडर कंपाउंड में क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो थोड़ा सा गिरेगा, फ्लैट में क्या होगा, फ्लैट में वोल्टेज जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, और ओवर कंपाउंड में वोल्टेज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो यही हमारा प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर इसका फिगर पूछेगा तो देखिए फिगर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिगर हमारा देखिए ये हमारा ऐसा है, ठीक, ये हमारा ओवर कंपाउंड हो गया, ये हमारा फ्लैट कंपाउंड हो गया, यहाँ से होगा ना फ्लैट कंपाउंड, और फिर ये हमारा अंडर कंपाउंड, ठीक है, ये ओवर हो गया, ये फ्लैट हो गया और ये अंडर हो जाता है, ओके, ये तीनों, ठीक। अब देखेंगे दूसरा डिफरेंशियल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड कम्युनिटी देख लिया, अब डिफरेंशियल देखिए, डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस कर रहा है कौन कौन, तो सीरीज फील्ड जो होगा वो शंट फील्ड का विरोध करेगा, तो जैसे सीरीज फील्ड का अगर डायरेक्शन, सीरीज फील्ड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो शंट फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों विरोध कर रहा है ना, तो अगर हम लोग लोड को बढ़ाएंगे, ठीक है, डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, लोड को बढ़ाएंगे तो जो सीरीज फ्लक्स का जो होगा ना, सीरीज फ्लक्स जो होगा वो हमारा मेन फ्लक्स को क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि मेन फ्लक्स अगर 10 है, पता चला सीरीज फ्लक्स ये हमारा 5 है, ये हमारा मतलब जो भी है 6 है, तो दोनों क्या हो गया, अपोजिट कर रहा है ना, तो एक ही मिलेगा ना, तो मेन फ्लक्स हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तो ये तेज़ी से गिर रहा है, इसीलिए इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है, और डाउनवर्ड होगा, इसीलिए ये हमारा प्रैक्टिकल में बहुत कम यूज़ करता है ये वाला, ये डिफरेंशियल, ठीक। अब आते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे, तो देखिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मतलब लोड और आईएल के बीच में होगा, ठीक। अब इसका भी बिहेवियर हम लोग क्यूमुलेटिव में पहले देखेंगे, तो क्यूमुलेटिव में मतलब लोड बढ़ाएं तो वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है या फिर थोड़ा सा जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक। और अगर डिफरेंशियल की बात करेगा तो डिफरेंशियल में लोड बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज तेज़ी से गिरेगा, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है।
अगर आप तीनों का ओवरऑल करेंगे तो क्या समझे आप कि अगर कंपाउंड जनरेटर की बात करेगा तो इसमें शंट और सीरीज दोनों का फील्ड होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव का अगर बात करेगा क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव में वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। और लेकिन डिफरेंशियल का अगर बात करता है, डिफरेंशियल का, तो वोल्टेज जो होता है तेजी से गिरता है, ठीक है। लेकिन ओसीसी का बात करेगा तो ये कैसा होता है, तो शंट जनरेटर के जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। आप ये तीनों बोल सकते हैं। देखिए इंटरनल में ये यहाँ गिर रहा है, ये ऐसा हो रहा है क्यूमुलेटिव में, और डिफरेंशियल में देखिए ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये हमारा हुआ डीसी कंपाउंड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक, देख लीजिए बहुत अच्छे से किए हैं। अच्छा, इसमें भी हमारा दो टाइप्स देखेंगे, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। दो तरह का कंपाउंडिंग, क्यूमुलेटिव, डिफरेंशियल। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इसी के अनुसार बदलेंगे, ठीक। अब देखिए तीनों का। ओसीसी का अगर बात करेगा तो जनरेटर नो लोड पे चल रहा है, फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं तो जनरेटर ईएमएफ बढ़ रहा है, फील्ड करंट बढ़ाए, जनरेटेड ईएमएफ जो होगा वो बढ़ा। इसी को हम लोगों को ओसीसी कहते हैं। कर्व जो है डीसी जनरेटर के जैसा होता है, स्टार्ट में तेज़ी से बढ़ेगा, फिर सैचुरेशन में आके फ्लैट हो जाता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ये जीरो से ऊपर से शुरू होता है, ठीक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे ईजी और आईए के बीच में होगा, लोड लगने पर जनरेटेड ईएमएफ कितना कम या ज़्यादा होगा वही इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का बात करेगा तो सीरीज वाइंडिंग फील्ड को बहुत मजबूत करेगा, ये क्यूमुलेटिव है ना तो मजबूत करेगा। आर्मेचर रिएक्शन भी हमारा कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए इंटरनल वोल्टेज जो है इंटरनल वोल्टेज का जनरेटर से बेहतर होता है, ठीक है। वोल्टेज धीरे धीरे कमेगा। डिफरेंशियल में विरोध करेगा, लोड बढ़ने पर फ्लक्स कम होगा, इसलिए ये तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में ध्यान रखेंगे कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल भी अगर क्यूमुलेटिव देखेंगे तो लाइट लोड से हैवी लोड तक, मतलब लोड पहले कम है तो अब लोड बढ़ने पर वोल्टेज जो होगा पहले थोड़ा सा गिरेगा, फिर मध्यम लोड पे कांस्टेंट हो जाता है और हैवी लोड पे जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है। कई बार इसे फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जो होता है काफ़ी स्थिर होता है, ठीक है। इसमें इसका क्यूमुलेटिव वाले में, ठीक है। यह सबसे अच्छा जनरेटर माना जाता है क्योंकि ये स्टडी वोल्टेज को देता है, ठीक है। अब देखिए क्यूमुलेटिव का बात करेगा तो वोल्टेज कांस्टेंट, बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन। डिफरेंशियल की बात बोलेगा तो वोल्टेज तेज़ी से गिरेगा, बहुत प्रैक्टिकल यूज़ कम होता है। ओसीसी में ईएफ और ई नॉट बोलेंगे या ईजी बोलेंगे, ठीक है। नो लोड बिहेवियर। इंटरनल में आर्मेचर करंट आ जाता है और ईजी के बीच में एक्चुअल वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज। और एक्सटर्नल का बात करेगा तो लोड करंट आ जाता है और टर्मिनल वोल्टेज आता है, टर्मिनल वोल्टेज का बिहेवियर को दिखाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीसी शंट जनरेटर। बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, क्या करें, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते हैं ना, तो ठीक है इसको नेक्स्ट लेक्चर में डालते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।